कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। और आज तो हमारे पास ऐसी बहुत बड़ी वजह है कि हम ये कह पाएं कि हम वो बताएंगे आपको जो कोई और आपको नहीं बताएगा। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर नमस्कार, बहुत स्वागत सर आपका। विनोद अग्निहोत्री जी आ चुके हैं सर, बहुत स्वागत है आपका भी। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ है। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आज तो आपका। आज तो ऐसी खबर है कि देवेंद्र जी का बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी ने इधर उधर देखना शुरू किया। मैंने सोचा कि ऐसा क्या लगा हुआ है कि खबर बता दूं आपको पहले, वैसे आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है सर। खबर ये है, बात तो करनी थी देखिए हमको यूपी की आज, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत सारे ऐलान कर दिए हैं और योगी जी भी लगातार बहुत कुछ बोल रहे हैं, कई ऐलान उनकी तरफ से भी हो गए हैं। इस बीच एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जो बिल्कुल अप्रत्याशित है, मतलब नियरिंग शॉकिंग के करीब ही है, ये उससे कम नहीं है। जेपी नड्डा जी ने, केंद्रीय मंत्री जी ने, जिन्होंने जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था नीट प्रदर्शन वाला, उसके जो वो थे सीजेपी के प्रतिनिधि, उनसे मीटिंग की थी। ऐसे ही उन्होंने 21 अगस्त को जंतर मंतर पर ही हुए आंदोलन के 3 चेहरे, हर्ष दुबे, श्री रण बहादुर सिंह चौहान एवं श्री मृत्युंजय पाठक, इनसे बात की है। ये लड़के कौन है? इन्होंने आरक्षण की समीक्षा हो के नाम से जो आंदोलन हुआ, ये उसके प्रतिनिधि हैं। आरक्षण की समीक्षा चाहने वाले आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों से मिले हैं जेपी नड्डा। इस माहौल में यूपी का इलेक्शन सामने खड़ा है और इनकी मांगे मैं आपको बता देता हूं क्या थी, क्योंकि तभी क्लियर होगा कि आखिर इनसे मिलना कितनी बड़ी बात है। यह आंदोलन किन मांगों के लिए हुआ था कि आंदोलन जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए, जातिगत आरक्षण समाप्त होना चाहिए, यह मांग में था उनकी उस वक्त। आज का बता दूंगा आपको। जातिगत आरक्षण समाप्त हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, एक परिवार एक आरक्षण एक ही बार मिले, आरक्षण प्रणाली की समय समय पर समीक्षा हो। जैसी मांग होती है ना कि भाई 10 साल के लिए था, आप तो बढ़ाते जा रहे हो। यूजीसी की रोस्टर प्रणाली का विरोध, यूजीसी की गाइडलाइंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ऑलरेडी बोल चुकी है कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, मतलब उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, जिसको अगड़ा विरोधी माना गया था बिल्कुल। इसके बाद न्यूनतम योग्यता अंक हो अगर आरक्षित सीट भी है तो। ईडब्ल्यूएस का दायरा बढ़ाया जाए। ईडब्ल्यूएस को भी देखा गया था कि सवर्णों के लिए आरक्षण 10% मोदी सरकार लाई थी। और एससी एसटी कानून में संशोधन हो, जो अत्याचार निवारण कानून है उसमें भी संशोधन हो। इतनी बड़ी मांगों के लिए आंदोलन हुआ था। उनके चेहरों से आज जेपी नड्डा जी मिले। ऑब्वियसली जेपी नड्डा जी मिले मतलब सरकार मिली है उनसे। इनकी जो इमीडिएट मांगे अब हैं, अब इन्होंने उसमें थोड़ा सुधार किया है। ये कह रहे हैं अब कि हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये लड़के जो हैं वो ये कह रहे हैं। और इसमें भी इंटरेस्टिंग ये है कि जेपी नड्डा जी ने भी ये कहा और इन्होंने भी ये कहा कि फिर मिलेंगे। ये एम्फेसिस है उस बात पर कि फिर मिलेंगे, मतलब ये चर्चा अभी चलेगी। तो कैसे हुआ ये डेवलपमेंट अचानक से कैसे? नहीं, इसके पहले भी अगर आप देखें तो सरकार के भीतर इस बात को लेकर सहमति बन रही थी कि अगर किसी भी प्रोटेस्टर्स से मिलना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और आप एक सेक्शन से मिल रहे हो, दूसरा सेक्शन भी वहीं पे बैठा हुआ है, क्योंकि वो उन तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है इसलिए आप ना मिलें, इसका कोई मतलब नहीं बनता। उनकी बात से आप सहमत हो ना हो, उनको अपनी बात आप समझा दें। मुलाकात तो इसीलिए नहीं होती ना कि हमको आपकी बात माननी ही है, आपको समझाना भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं उसमें कि चेंज ऑफ लाइन अब हो गया है। तो उस लिहाज से मिलने वाली बात है। इससे पहले आपने लखनऊ में भी देखा होगा कि ब्रजेश पाठक, यही लोग मिले थे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, तो वहाँ भी उन्होंने इस बात को कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हम इन सारी बातों की जानकारी देंगे और निश्चित तौर पर वो सारी मुलाकात कर उनकी बात सुनना, उनको समझाना, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। आपने इसको बड़ा वैसे मामूली सी बात कह के बता दिया। मामूली बात ही है, मामूली बात है ये। हाँ, मामूली बात है। नहीं मिलते तो वो गैर मामूली बात होती। जो लोग आरक्षण की समीक्षा की बात कर, वो प्रदर्शन आरक्षण खत्म कराने के लिए कर रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि हम समीक्षा चाहते हैं। उन लोगों से केंद्र सरकार मिल रही है, ये मतलब इतनी नामामूली बात के यही बात ना कि भाई क्यों ये कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं। उनको बात समझाने के लिए मिलना तो पड़ेगा ना। ये नहीं बोला गया ना अभी तक तो केवल इतना बताया गया है कि हम मिले। तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्यों मिला होगा? आप उनको एंटरटेन कर रहे हैं और उनके आरक्षण को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों दो चीजें हैं। उनके आंदोलन को बिल्कुल नहीं। एक सरकार की ये जिम्मेदारी होनी ही चाहिए ना कि अगर कोई सेक्शन, कोई स्टूडेंट्स, उनके अंदर कोई अनरेस्ट हो, किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आप उनको सुने, उनको समझाएं। कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि हाँ तुमको जो करना है करो। अभी तक छोड़ा ही हुआ था।
नहीं, छोड़ा नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं छोड़ा हुआ। यूजीसी वालों को और छोड़ा हुआ था 6 तो- महीने से, तो 6 फिर आप- महीने से बोल रहे हैं यूजीसी तो वाले। वही आप सोच रहे थे कि फिर ये मामला खूब बड़ा हो जाए, उसके बाद फिर सरकार जाए उनके पास, ये मंशा मेरी क्या मंशा होनी है? भाई, सरकार की communication- मंशा समझ रहे हैं हम। सरकार की मंशा वही है, अच्छा, उन्होंने ये भी communicate लिखा करो। कि हमारी 2 दिनों तक बात चली, उन्होंने प्रतिनिधियों ने बताया कि हमारी 2 दिनों तक बात चली, हर मुद्दे पर बात हुई है, आरक्षण में रिफॉर्म को लेकर हमने बात की है कि जिसको जरूरत है उसी को आरक्षण मिले। ये भी एक बात है कि भाई जिन जातियों को लगातार लाभ मिल रहा है और कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको कभी नहीं मिला, उनको मिलना चाहिए। अब तो ये इस पर भी देखिए, अभी ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी थी सरकार से कि आप क्रीमी लेयर, SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के पक्ष में है या नहीं। सरकार ने साफ मना कर दिया। ओबीसी में तो है क्रीमी लेयर, ओबीसी में क्रीमी लेयर है, है, लेकिन SC/ST में नहीं है। ओबीसी में कैटेगराइजेशन नहीं है। मांग ये थी कि ओबीसी में जिनको नहीं मिलता उनको मिले, तो इसके लिए वो रोहिणी आयोग बनाया था, उसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। अब या तो उसकी भूमिका बन रही है कि वो रोहिणी आयोग को झाड़ पोंछ के निकाला जाए, उसकी रिपोर्ट को वो राष्ट्रपति के पास पड़ी है कि भाई इन जातियों को मिला लाभ, इनको नहीं मिला, अब इनको सब क्लासिफाई किया जाए ताकि इनको बेहतर हक मिल पाए। कोई मंशा होगी सरकार की, या सिर्फ ये कि अगड़ों की नाराजगी चल रही है, यूजीसी से चल रही है, और अभी ये सीजीपी वाले प्रोटेस्ट में कुछ जातिवादी नारे भी लग गए थे, उसके शायद उसके जवाब में ये वाला मोर्चा खड़ा हो गया तो उसको डिफ्यूज किया जाए। क्या लगता है सर आपको? नहीं, एक पक्ष तो आपने बताया कि मिले तो इससे ये संदेश जा सकता है। अब आप जरा कल्पना कीजिए नहीं मिलते तो क्या जाता, कि हम हिंसा करेंगे तो आप बात करने आएंगे, हमारी बात भी मान लेंगे, हम पुलिस पर पथराव करेंगे और पुलिस वालों को मारेंगे तो आप हमारी बात सुनेंगे, हम आपको और आपके नेताओं को गाली देंगे तो आप हमारी बात सुनेंगे, हम आपको पद से हटाने की, रिजीम चेंज की बात करेंगे तो आप हमारी बात सुनेंगे। हमारी मांग जायज़ है नाजायज़ है ये अलग मुद्दा है, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये तो आपकी मर्जी है। सरकार मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, कोई मजबूरी नहीं है सरकार के सामने मानने की। जैसे उनकी मांगे मानने की मजबूरी नहीं थी, खासतौर से ये कि किसी के खिलाफ जो है FIR नहीं होगी। ये कौन से संविधान में लिखा है सीजेपी कि, वालों के। हाँ, कि पहली बार अगर आप अपराध, मतलब हम पहली बार किसी की हत्या कर दें तो हमारे खिलाफ कोई FIR नहीं होगी क्योंकि हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। मान गई सरकार, मान गई सरकार, गलत मान गई, वही तो कह रहे हैं। तो अब इनके साथ क्या करें? दूसरी बात, वो शुरू से आपके विरोध में थे, ये जो लोग हैं ये आपके सपोर्टर हैं, रहे हैं, अभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के वोटर हैं। यही डर है ना। तो नहीं, डर नहीं, आप मैसेज क्या देते कि जो हमारा विरोध करेगा उससे मिलेंगे, उसकी बात भी मानेंगे, जो हमारा समर्थन करता है उससे न मिलेंगे, बात मानने की तो बात ही दूर है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। सरकार का रुख यही होना चाहिए। अगर सरकारें बेगुनाह हों, अगर सरकारें बहादुर हों कि हमेशा से ही ऐसी करती आई हों कि हम हर किसी की बात सुनते हैं, तब तो ये लगता। आज तक नहीं हुई ना ऐसी बातें। आरक्षण की समीक्षा की मांग आज से हो रही, आरक्षण की समीक्षा कहने वाले को कातिल साबित कर दिया जाता है, करने की बात तो दूर की है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये बात। आज तक सरकारों का रवैया यही है, कोई छूता भी नहीं इस मुद्दे को। परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है। आप देखिए रोहिणी कमीशन की अभी आप जिक्र कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो बातें चलकर आ रही हैं कि जो OBC जातियां हैं उनमें जो 75% जातियां हैं उनको सिर्फ 3% रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, 25% को 97% मिलता है। तो अगर कोई ये कहता है कि इसको जो आप ठीक कीजिए, आप कोटा विद इन कोटा बनाइए, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनको मिलना चाहिए, जिनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है उनको उस अनुपात में मिले, उनकी आबादी के अनुपात में मिले, तो ये मांग तो नाजायज़ नहीं है। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जो कोई पॉलिटिकल पार्टी छूना नहीं चाहती, रिजर्वेशन का। देखिए, अगर क्या इसी की भूमिका बन रही है सर, 1 मिनट में, क्या इसी की भूमिका बन रही है? देखिए, आरक्षण को तो कोई समीक्षा को बड़े ना छू सकते, ना बड़े लेवल पर समीक्षा के लिए भी कोई हामी भर सकता। ये इतना ही हो सकता है कि उसमें टिंकरिंग हो सकती है, टिंकरिंग हो सकती है कि मतलब कुछ मांगे मानी जा सकती हैं या कुछ मांगों पर विचार हो सकता है, और ऐसी मांगे जिनका मतलब कम से कम सरकार के या बीजेपी के जो विरोधी हैं उनके लिए उसका विरोध करना मुश्किल हो, विरोध करना मुश्किल है। उनको फायदा ना मिले, हमें फायदा मिले। कि आप जैसा आपने बताया, अगर 97% लाभ जो है
केवल 25% 25% लोगों को मिल रहा है तो 75% आपके साथ आएगा। फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो सर कोई भी सरकार कुछ कर रही है किसी पॉलिटिकल कैलकुलस के बिना पर ही कर रही है ना, और वो पॉलिटिकल कैलकुलस क्या होता है सर सिवाय वोट के? वही देखा जा रहा होगा इसमें। नहीं, डेमोक्रेसी में तो वोट का ही कैलकुलस होता है सबसे ज़्यादा। देखिए, आरक्षण की समीक्षा को लेकर मोहन भागवत जी ने बिहार के चुनाव में कहा था, याद करें 2015 में, कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जिसका फायदा लालू और नीतीश ने उठाया था। और कहा जाता है कि वो जो हार हुई थी एनडीए की, और वहाँ पर उसका बड़ा उसकी पृष्ठभूमि में उनका बयान था। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और पूरे संघ परिवार में बड़ी दुविधा की स्थिति है। क्यों? उसका जो कोर वोट है, कोर सपोर्ट है, वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है। लेकिन सत्ता में जो पार्टी आई है 2014 में अपनी बहुमत से, वो उन वर्गों के सपोर्ट से आई है जो आरक्षण का लाभ जिनको मिला है। जब तक वो जो कोर वोटर है वो देता रहा वोट, तब तक भारतीय जनता पार्टी 188, 200 नहीं पहुंच पाई, 200 नहीं पहुंच पाई, घट के 116 पे आ गई। जब घटी, सही बात, वो सारा होने के बाद, कंसोलिडेट होने के बाद। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए और जब एक बढ़िया कॉम्बो बना, कि जिसको मैं एक लाइन में कहता हूं कि जाति समीकरणों की ईंटें, हिंदुत्व का सीमेंट, गवर्नेंस का पलस्तर और डेवलपमेंट का पेंट, ये मॉडल 2014 में सामने आया और उसका फायदा मिला और 283 सीटें बीजेपी की आई। तो अब उसको फिर और मजबूत किया 2017 में यूपी में। तो जो सोशल इंजीनियरिंग शब्द गोविंदाचार्य जी ने इजाद किया था अडवाणी जी के टाइम में, उस समय उसको जमीन पर उतारा नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेतृत्व में उतारा। बड़ी क्लियर बात है ना कि केंद्र में फुल मेजॉरिटी और यूपी में मेजॉरिटी तब मिली जब ये आरक्षण वाला वोट आ गया, जब ये पूरा कंसोलिडेट हो गया। ऐसा भी नहीं सर, 91 में जो है, सर मैं कंप्लीट कर लूं? हाँ जरूर कीजिए। तो ये हुआ 91 में स्थिति दूसरी थी। 91 की बात, 91 में 221 सीटें आई थी, बहुमत मिला था। ठीक, लेकिन 91, लेकिन उसमें राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या में कार सेवा, गोली चालन सब उसके पीछे शामिल था। जो जिस तरह गोली चली, कार सेवक मारे गए, पूरा उसमें, बल्कि कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाए सोशल इंजीनियरिंग की वजह से किया था। सीटें सोशल इंजीनियरिंग से नहीं आई थी, सीटें तो आई थी आंदोलन का जो दमन हुआ था उसकी वजह से। और वीपी सिंह और मुलायम सिंह का झगड़ा और अलग, और उसमें मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, वीपी सिंह की सरकार अपनी कुर्बान की। ऐसे तो कह सकते हैं मोदी, लेकिन मोदी जी के टाइम जो सीटें आई वो बीजेपी का, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सबका वोट सबका वोट मिला, तब जाके। और 2017 में जो कंसोलिडेशन हुआ, जो 1991 के बाद 2017 में मेजोरिटी मिली जी, तो अब उसको छोड़े या इसको संभाले, समस्या ये है। तो जो नड्डा जी मिले हैं वो उस अपने कोर वोट को मैसेज देने के लिए कि भाई आपकी जो चिंताएं हैं उससे सरकार एड्रेस कर रही है, संबोधित कर रही है, हम उसको देख रहे हैं, उनको हम आपको वीराने में नहीं छोड़ देंगे कि ये मैसेज चला जाएगा सरकार। जाहिर है इनसे मिल ये वोट कितना है। वैसे यूपी के इलेक्शन का ही उदाहरण दे देते हैं, नेशनली आंकड़ा ये अलग होगा। यूपी में सवर्ण वोट 18 से 20% माना जाता है, राइट सर? इतना तो होगा। इसमें ब्राह्मण वोट 9 से 10%, राजपूत ठाकुर वोट 5 से 7%, वैश्य भूमिहार का है सदर्स मिलाकर के 4%, ये वोट माना जाता है। 18 to 20% बहुत बड़ा ब्लॉक है, सबसे बड़ा है यूपी में। ब्राह्मण सबसे ज्यादा, ब्राह्मण शायद एक परसेंटेज के हिसाब से उत्तराखंड छोड़ करके सवर्ण वोट, हिमाचल या उत्तराखंड, हिमाचल उत्तराखंड छोटे राज्य हैं। और जब उत्तराखंड जब यूपी के साथ था तो और ये नंबर ज्यादा। और इस 20% वोट ब्लॉक का 80% वोट, 70 से 80% वोट बीजेपी को मिलता है, हर इलेक्शन में मिलता आया है। लेकिन तब भी इस वोट को मैसेज देकर भी सरकार वो खतरा तो जोखिम तो मोल नहीं लेगी ना, जो बाकी बचा हुआ 60% वोट है। अगर 20% मुसलमान माइनस कर दें आप, तो बाकी बचा जो 60% वोट है, SC, ST, 50 मान लीजिए, 50-52% उसको तो नाराज नहीं करेगी। वो भी खूब वोट मिला है पिछले 14 से लेकर के जितने चुनाव हुए हैं यूपी में नेशनली। दलितों ने भी वोट दिया है, पिछड़ों ने भी वोट दिया है, पिछड़ों ने बहुत वोट दिया है, बल्कि 50% से ज़्यादा वोट। हमने एक दिन हम लोग यही बात कर रहे थे, तो पिछले इलेक्शन में भी यूपी में ओबीसी वोट जो है वो बीजेपी की तरफ ही आया, नियर अबाउट 50% वोट। तो उनको नाराज तो नहीं करेगी। फिर इनसे मिल करके करना क्या है? अब मैं तंज में कह रहा हूँ, लिटरली ना कोट कर दे, पुचकार के छोड़ देना है या कुछ मानना भी है इनकी? क्या हो गया सर, सुन रहे हैं कि इतना आपके समझाने के बावजूद ये नहीं समझ रहे हैं कि क्या समझाना है। इसमें से 2-3 चीज़ और क्लैरिटी रखिए कि ये एक धारणा है जो कि गलत धारणा है कि फॉरवर्ड बीजेपी का कोर वोट रहा है। ठीक, जनसंघ जब बना ना
तो जनसंघ की जो सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी वो यादव कम्युनिटी के ताकत अति हुआ पिछड़ा। करते थे। उनके एमपीज ये का नाम उठाकर फॉरवर्ड देख तो लीजिए। आप देखें तो कांग्रेस, जैसे ब्राह्मण के फर्स्ट चॉइस क्या था, तो कांग्रेस हुआ करता था। बीजेपी के नेताओं की लिस्ट आप उठा के देखें तो आपको कई उसमें पिछड़े कम्युनिटी के नेता दिखेंगे। ये गवर्नेंस की बात जब बीजेपी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होने लगी तो वहाँ पर फॉरवर्ड सीधे सीधे फॉरवर्ड कास्ट के लिए बीजेपी के पास नहीं गया, गवर्नेंस के हिसाब से गया। झारखंड में बीजेपी का बहुत अच्छा काम होता था, क्या फॉरवर्ड कम्युनिटी के चलते होता था, तो आदिवासी सेक्टर में काम करते थे। ठीक। दूसरी बात कि अब जो आए, जो आपने सवाल पूछा कि क्या करेगी, निश्चित तौर पे ये तय मानिए कि उसमें कुछ नहीं होना है आरक्षण को लेकर, छूना भी नहीं है, लेकिन अनआंसर्ड आप नहीं छोड़ सकते। और वही बात जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई अगर खराब चीज़ें हो तभी आप इंगेज करेंगे, तभी बातचीत करेंगे। तर्क के आधार पर देखिए तो निश्चित तौर पर यह समझ में आता है कि भाई आरक्षण का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो उसके लिए डिजर्विंग है। चलिए, आप समझिए आपकी बात, अब आपकी भी समझिए, उनकी भी समझिए, दोनों ही चाह रहे हैं आगे बढ़ो। नहीं, आगे बढ़ो नहीं, इसका इसको नतीजा छोड़ो, आगे बढ़ो। नहीं, आप इसका क्या परिणाम होगा ये नहीं सोच रहे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं उनको हिस्सा मिलेगा, उसका दबाव बन रहा मिल है। जाए बहुत अच्छा, वहां तक जाए अगर सरकार। ये जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी मालूम है कि आरक्षण खत्म नहीं होने वाला है। वो ज्यादा से ज्यादा आंदोलन करके क्या कर सकते हैं, बीजेपी की सरकार गिरा सकते हैं, हटा सकते हैं, हरा सकते हैं। तो क्या जो आएगा वो आरक्षण खत्म कर देगा? ठीक बात है। तो ये उन लोगों को भी मालूम है। तो उसमें वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सुधार हो सकता है, जो स्थिति है उससे क्या बेहतर हो सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर समझदारी से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं समझदारी होती तो ये पिछड़ा अगड़ा बनाने की बजाय पिछड़ों की लड़ाई, अपनी लड़ाई की बजाय अति पिछड़ों की लड़ाई बनाते कि हम तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हें जो है 75 साल से वंचित किया जा रहा है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, बिहार के हैं डॉक्टर साहब अजय आलोक। हाँ, वो काफ़ी वायरल हो गया वीडियो। तो उन्होंने कहा कि ये मैं अपनी निजी तौर पर वीडियो बना रहा हूँ, पार्टी से इसका संबंध नहीं है। उन्होंने कहा मैं फॉरवर्ड कास्ट से आता हूँ, तो मैं फॉरवर्ड कास्ट वालों से कह रहा हूँ कि तुम क्यों किसी और की लड़ाई लड़ रहे हो? तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि वो उनकी कास्ट में इसको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, उसको मिल रहा है आरक्षण का लाभ, उसको नहीं मिल रहा। ये आवाज़ वहाँ से आने दो, आप इसको अपनी लड़ाई क्यों बना रहे हैं? नहीं, अपनी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए कि हमको चाहिए। हम जिसको नहीं मिल रहा है, जिसको संविधान कहता है मिलना चाहिए, उसका हक दिला रहे हैं। लड़ाई ये होनी चाहिए। अगर आप, इसका मतलब आपका जो दिखावा है हिंदुत्व का वो नकली है। आप हिंदू समाज को ही तो बांट रहे हैं। अगर सवर्ण बनाम बैकवर्ड बना रहे हैं तो आप किसको बांट रहे हैं? तो सवाल यह है कि आप ऐसी बात कीजिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के गले उतर सके। जिस बात को आप पहले दिन से जानते हैं कि यह नहीं हो सकता, उसकी मांग से क्या फायदा होगा? उसकी मांग से आप ये कर सकते हैं, सरकार आपके पास बातचीत के लिए। उन्होंने डाइल्यूट भी कर लिया अपना स्टैंड। वहां तो बैनर आरक्षण खत्म करने के लगे थे, इसमें वो आ गए हैं कि हम समीक्षा की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा बताऊं, देखिए इस आंदोलन को भाजपा के कई नेताओं का अप्रत्यक्ष समर्थन भी है। सर, आप मेरे साथ नहीं है, लेकिन दोनों ने मुझे डांट के चुप करा दिया। नहीं, आप तो मेरा साथ देते। अप्रत्यक्ष समर्थन है। और ये जो समीक्षा वाली बात आई है ना, ये उनके उस पर आई है कि ये जो मांग कर रहे थे आरक्षण हटाओ, तो ये कहा गया कि आरक्षण हटाने की मांग मत करिए, आरक्षण में समीक्षा की बात करिए, सुधार की बात करिए। ये कुछ समझदार लोगों ने जो भाजपा, तभी हम सुन पाएंगे आपको। हाँ, तभी हम सुन पाएंगे, तभी हम आपसे एंगेज हो पाएंगे, तभी हम आपको एंगेज कर पाएंगे। अब आप हटाने की बात करेंगे तो हम एंगेज नहीं कर पाएंगे, उसके बाद बदला। ठीक है सर, अब इसका यूपी पर क्या असर होगा वो भी हम लोग अलग से अब यूपी की बात शुरू करते हैं। सर, यूपी को लेकर 3-4 डेवलपमेंट हैं। एक, जयंत चौधरी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। जयंत चौधरी वेस्टर्न यूपी की वजह से, जाटपुट की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। हालांकि 24 में वो आ चुके थे, लेकिन वहाँ उतना फ़ायदा नहीं हुआ उनको। लेकिन उस यूपी 24 का इलेक्शन हर महीने में अलग इलेक्शन था, वाद टाइप का इलेक्शन था। अखिलेश यादव ने कई घोषणाएं की हैं। बीजेपी जैसे 50,000 रुपये महिलाओं को देने की बात करने वाली है, अभी उस पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन सब जगह चर्चा है। तो अखिलेश यादव ने कहा हम 40,000 देने वाले थे, इन्होंने पहले 50,000 कह दिया, 40,000 हम देंगे महिलाओं को। उन्होंने कहा हमारे दफ्तर की बातें इनके दफ्तर तक पहुंच रही हैं।
हम महिलाओं को बस का फ्री टिकट देने वाले थे, तो इनको किसी ने बता दिया, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया। तो खैर उन्होंने बहुत यानी सारी उनके दफ्तर में मोल है बीजेपी के। तो खैर उन्होंने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स जो हैं वो की हैं। स्मृति ईरानी जी ने अमेठी को लेकर के मीटिंग की है, और दिनेश सिंह मंत्री हैं, रायबरेली के हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा कि रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहना ये हमारे लिए कलंक है। जहाँ इनका सभासद नहीं, जहाँ इनका ब्लॉक प्रमुख नहीं, जहाँ इनका विधायक नहीं एक भी, उसको कहते हैं कि ये रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है। समाजवादी पार्टी ने अगर विड्रॉ ना कर लिया होता तो राहुल गांधी चुनाव हार गए होते अपना। एनीवे मतलब यूपी के इलेक्शन पर फोकस जो है क्लियर दिखाई दे रहा है। जयंत चौधरी पहले वाली बात कर लें, कर्टसी मीटिंग, दिल्ली को लेकर के कोई मीटिंग, यूपी को लेकर के थी क्या? नहीं, कटसी मीटिंग मत कहिए, सरकारी मीटिंग, सिर्फ सरकारी मीटिंग या पॉलिटिकल भी, ठीक है ना। तो सरकारी मीटिंग के हिसाब से आप देखें जो कहा गया कि स्किल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर को लेकर, लेकिन मुख्यतः अगर आप देखें तो साथ साथ उसमें पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। और जिस बैकग्राउंड में ये मुलाकात हो रही है, जैसे अखिलेश यादव बनाम जयंत चौधरी, आप देख रहे हैं कि कैसे चवन्नी वाली बात, और उसमें जाट कम्युनिटी का अपमान और वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उस कंडीशन में निश्चित तौर पे आगे अब यूपी बड़ा फोकस है बीजेपी का। सबसे बड़ा फोकस अगर देखें तो जिन राज्यों में जहाँ चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश ही है। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री एक तरह से आप कह सकते हैं कि सब कुछ भी अब डायरेक्ट भी वो ये कर रहे हैं। आमतौर पे क्या होता है, जब चीज़ें बहुत स्मूथ होती हैं तो वो पार्टी के नेताओं पे छोड़ देते हैं, चलो तुम लोग अपना देखो करो। अब जो समझ में आ रहा है, ये किसी ने कहा नहीं है, बट जो समझ में आ रहा है कि पीएम का इन्वॉल्वमेंट ऐसे पॉलिटिकल अफेयर्स में भी पहले की तुलना में अब बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, वो बीच में जैसे क्या था कि वो बाकी नेताओं पे छोड़ देते थे, सिर्फ पीएम का कैंपेन कहाँ लगे उनको बता दिया जाता था, उनको डेट मांगा जाता था, डेट वो देते थे कि इन डेट पे उपलब्ध हूँ, रैली लगी, जाके रैली किए। अब वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे एक उदाहरण आपने देखा ना कि नितिन नवीन जी की टीम के साथ अगर उतने घंटे वो दे रहे हैं, अन्यथा वो आते और आधा घंटा 40-50 मिनट में निकल के चले जाते। अच्छा, वो इंगेजमेंट एकदम, उसमें जो एक बात उन्होंने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो उतनी हाईलाइट नहीं हुई। उसमें उन्होंने ये कहा कि केवल चुनावी जीत से संतुष्ट मत हो जाइए, ये मत समझिए कि चुनाव जीत गए तो सब कुछ ठीक है। ये जो हुआ ये सब उसी का, वरना अभी तो बंगाल जीते ही थे। हाँ, तुरंत बाद हुआ, उसके तुरंत बाद ये हो जून गया। में बंगाल जीते। और दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि लगातार पब्लिक कनेक्ट के लिए नए नए तरीकों पे काम कीजिए। नया तरीका आपका होना चाहिए। वो एक सेट पैटर्न होता है ना, किसी सेट पैटर्न पर आप संगठन का काम कर रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं। अब नए तरीके को आप समझ सकते हैं कि अगर इंस्टाग्राम से एक चैलेंज आ गया और आपके नेता अगर उस चैलेंज को हैंडल करने में सफल नहीं रहे, तो वो सारी चिंताएं पीएम समझ रहे हैं। सर, यूपी में ये जैन जी वाली बात भी कर ले, वेस्टर्न यूपी से ही शुरुआत कर लेते हैं। मायावती जी के भी काफ़ी बयान इन दिनों आने शुरू हो गए हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, तो वो तो होना ही था, वो हुआ। अब एक एक करके जो है सहयोगी बहुत एक्टिव हो गए बीजेपी के उत्तर प्रदेश में। सुबह उठते ही पहला बयान राजभर जी का आता है, ओम प्रकाश राजभर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा संजय निषाद जी का। आज किसी ने कहा कि ये तो भाजपा के प्रवक्ताओं से ज्यादा बढ़िया बचाव कर रहे हैं पार्टी का, सच में। लेकिन वो इतनी एम्फेटिकली वो बात करते हैं। अब ये जैन जी का मुलाकात करना, इसका श्रेय तो मैं अखिलेश यादव को दूंगा। 22 के चुनाव के बाद अगर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी को संभाल कर साथ रखा होता तो बीजेपी के लिए इस समय मुश्किल होती। तो जिस तरह से ये दोनों नेता, अब जैसे जयंत चौधरी के बारे में उन्होंने जो बोला, अगर दूर दूर की कोई संभावना हो सकती थी कि जयंत चौधरी उधर चले जाएं, जो थी नहीं वैसे, लेकिन अगर राज्य की संभावनाओं का खेल है, कहा कि आप हर समय पॉसिबिलिटी तलाश करते रहते हैं। कहां से आ गए थे नेता गठबंधन में, हमने चवन्नी थे, रुपया बना दिया, फिर भी चले गए। तो इसका मतलब उन्होंने दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया जयंत चौधरी के लिए। और उसके साथ साथ पूरे जाट समुदाय, जो जयंत चौधरी ने फायदा उठाया कि पूरे जाट समुदाय का, आपको लगता है वो रिएक्शन हुआ? निश्चित रूप से होगा। देखिए, कुछ जातियां जो हैं, कुछ वर्ग जो हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, उसमें तथ्य से ज़्यादा भावना काम करती है। अब जैसे बार बार होता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि अजीत सिंह जब तक जीतते रहे तो पुराने चौधरी लोग जो है मतदान से 2 दिन पहले कहते थे, अरे बड़े चौधरी सपने में आए थे, कह रहे थे छोरे को जिता दियो। अब इसका कोई मतलब तथ्य से, तर्क से कोई मतलब है क्या? भावना की बात है कि बड़े चौधरी सपने में आए थे। तो इस तरह की भावनात्मक बातें जो हैं वो अक्सर ज़्यादा अपील करती हैं। हाँ। अखिलेश यादव को सोचना चाहिए था कि वो बोल क्या रहे। क्यों? इसलिए कि वेस्टर्न यूपी में 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं अगर जातियों की दृष्टि से देखें, जाट और जाटव, या फिर जो है मुस्लिम और जाट। तो मुस्लिम
मुस्लिम तो आपके साथ है। वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी की दिक्कत यह है कि यादव नहीं है, लगभग नहीं है। मतलब 100% कोई कहीं ऐसा नहीं होता कि नहीं है या है, बहुत कम है। तो इसलिए जो कोई विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बनता। उनका कोर वोट यादव और मुस्लिम है। अगर वेस्टर्न यूपी में जाट आपके साथ नहीं है तो जो भी पार्टी हो, केवल समाजवादी पार्टी नहीं, दिक्कत है उसके लिए। अब जाट जो है जयंत चौधरी के साथ था, कुछ बीजेपी के साथ रहता था, दोनों में बंटता था पिछले काफ़ी सालों से। अब दोनों साथ आ गए हैं, तो जाट के लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन खुल सकता है एक मायावती का, उनके पास जाटव वोट। पूरे प्रदेश में 12% के करीब जाटव वोट है, वेस्टर्न यूपी में 14% से ज़्यादा है। तो अगर जाटव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनता है तो बीजेपी को वो चैलेंज कर सकता है। उस पूरे खेल में समाजवादी पार्टी का कोई भूमिका नहीं है। तो वेस्टर्न यूपी जैसा इतना बड़ा चंक, उसको मतलब कम से कम सिंपैथी तो होती है। अगर आप ये न बोलते जयंत चौधरी के खिलाफ जी, तो वैसे कितना मतलब कितना इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न यूपी? हर एक सीट का महत्व होता है अदरवाइज, लेकिन इस पूरे रीजन का क्या महत्व है? और पिछले 5 इलेक्शन में लोकसभा और विधानसभा 5 मिला करके बाय एंड लार्ज यहाँ ट्रेंड क्या रहा है? ये रहे हैं बीजेपी के साथ ये देखिए, वेस्टर्न यूपी में करीब 125-130 सीटें हैं। बरेली तक अगर मिला लीजिए आप, हालांकि बरेली रुहेलखंड आ जाता है, लेकिन वहां तक फिर भी मानते हैं इसको। तो 1/4 हो गया, मुरादाबाद 1/4। और दूसरा क्या है कि ये 1/4 क्यों सर? सॉरी, ये एक ऐसा 1/3। हाँ, 1/3। ये एक ऐसा पिच है जहां समाजवादी पार्टी कमजोर है। बाकी जगह समाजवादी पार्टी स्ट्रांग है, बराबर टक्कर देती बीजेपी से, क्योंकि उसका कोर वोट भी है। जैसे आपका मध्य उत्तर प्रदेश हो गया, बुंदेलखंड हो गया, पूर्वांचल हो गया। पूर्वांचल में तो काफी उसका वो है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आके वो गड्ढा हो जाता है उसके लिए। ठीक है। और ये पुराना, मतलब ये मुलायम सिंह जी के जमाने के गठ से ये स्थिति है। खाली 1993 में जब सपा बसपा गठबंधन था, तो जो प्रदीप जी कह रहे हैं वही बात कि जाटो जो है वो एकजुट हो गया था। जाटो और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रांग हो गया था सपा बसपा गठबंधन बनने से। तो बहुत सारी सीटें बीजेपी हारी थी 93 के। बीजेपी के लिए क्रूशल है। बीजेपी के लिए क्रूशल तो है ही, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर एक जो सोशल इंजीनियरिंग की है, जो जाट वर्सेस नॉन जाट की जो लड़ाई थी कांग्रेस के ज़माने में, कांग्रेस को नॉन जाट सपोर्ट करता था। त्यागी, ब्राह्मण, गुजर, ये मुसलमान बंटते थे। लोकदल देहात में लोकदल की तरफ जाते थे, शहरों में कांग्रेस तरफ जाते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसको बीजेपी ने बड़ी खूबसूरती से जाटों और नॉन जाट दोनों को साथ मिला लिया, मुसलमानों को एक तरफ करके। तो उसमें क्या हुआ कि जो जो परंपरागत वोट जाट के खिलाफ पड़ता था, कांग्रेस हो जाता था, वो बीजेपी का वोट हो गया और उसके जाट भी उसके साथ बड़ी संख्या में जुड़ गए। और ये जाट जुड़े थे 1991 के चुनाव से शुरुआत हुई थी इनकी, जब महेंद्र सिंह टिकैत ने एक बयान दे दिया था, जेल में बंद थे बनारस की जेल में, कल्याण सिंह उनसे मिलने गए थे, तब उन्होंने कहा था कि वैसे तो हमारा राजनीतिक है, लेकिन भाई अब की राम के नाम पर वोट डाल दूं। अच्छा, तो राम के नाम पर वोट किसको डाल दो? बीजेपी को डाल दो। उसमें पहली बार बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस चुनाव में उसको बहुत सफलता मिली थी। और सुधीर वालियान यहाँ बड़े नेता होते थे, मंत्री बनाए गए थे, वो इनरोड हुआ था वहाँ से। और अजीत सिंह कमजोर होना शुरू हुए थे, लेकिन अजीत सिंह ने रिकवर किया फिर 98 के चुनाव में। 96 वो हारे, 98 चुनाव में फिर रिकवर किया उन्होंने। नहीं, शायद 98 हारे थे, 96 जीते, 98 हारे थे, 99 में रिकवर किया। लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे इस पूरे बेल्ट को अपनी बेल्ट बना लिया। जयंत चौधरी का होल्ड है अभी भी उस वोट पे? जयंत चौधरी का होल्ड बहुत कमजोर हो गया है। लेकिन जैसा कि प्रदीप जी कह रहे हैं, मैं सहमत हूं इस बात से कि बीजेपी के साथ मिल करके जयंत चौधरी का जो जाट वोट का कंसोलिडेशन है वो काफी हद तक हो जाता है। ठीक है। हालांकि पिछले चुनाव में 2024 के चुनाव में लोकसभा में जैसे कराना हार गए, मुजफ्फरनगर हार गए, बीजेपी हार गई, जयंत चौधरी के होने के बावजूद हारी, हरिंद्र मलिक जीते और तो ये सीटें जो है बागपत जीत गई, मेरठ हारते हारते बची, बहुत कम वोट से मेरठ की सीट जीती। तो उस वक्त काफ़ी रिकवर किया था समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर। लेकिन अगर जयंत चौधरी वाले मामले को, एक घटना हुई थी 89 में जब मुलायम सिंह और अजीत सिंह का झगड़ा हुआ था मुख्यमंत्री पद को लेकर के, ये चरण सिंह का जो वोट था पूरा, यादव, मुसलमान, जाट, गुजर, ये सब चरण सिंह का वोट था। इस वोट में दरार पड़ी जब मुलायम सिंह और अजीत सिंह के बीच में तलवारें खींची,
जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों के बीच में बाकायदा चुनाव हुआ वहाँ विधायकों का, जिस मुलायम सिंह जीते, वहां से जाट और यादव का जो कॉम्बिनेशन था पूरे उत्तर प्रदेश में वो टूटा था। और वो समाजवादी पार्टी ने कोशिश बहुत की उसको विन ओवर करने की, लेकिन जाटों में वो इनरोड नहीं कर पाई। बीजेपी के लिए ये जो एलाइज हैं जिनका अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग समाजों में प्रभाव और है, जैन से जब नाराज हुए ना तो बीजेपी की तरफ चले गए। ये कितने क्रूशल हैं बीजेपी के लिए? निश्चित तौर पर बहुत क्रूशियल है सौरभ। जैसे पहले वेस्टर्न यूपी के ही केस में देखें तो जयंत चौधरी जाट वोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि बीजेपी सिर्फ उन्हीं पर निर्भर नहीं रख रही है। जैसे आप देखें कि भले ही राजस्थान से आते हैं, लेकिन सतीश पुनिया जाट चेहरा राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जाना, राजेश चौधरी जो कि मथुरा से आते हैं जाट चेहरा, पार्टी ने उनको प्रदेश में महामंत्री बनाया, भूपेन्द्र चौधरी को मंत्री बनाया। तो वो पार्टी को पता है कि कौन सा इलेक्शन था जिसमें अमित शाह घर पे मिले थे बुला करके सारे जाट नेताओं को? ये 2024 का इलेक्शन वाला। उसके पहले 14 से जब उन्होंने संजू बालियान शुरू को किया भाई ना, खड़ा तो किया कई बार तो जाटों की बैठक में अमित शाह जी ये कहते रहे हैं कि मैं भी आप ही के लोगों की तरह हूँ, आप ही लोगों की तरह हूं। आप ही लोगों की तरह हूँ, सोचता हूँ और फिर सीधा डिसीजन लेता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन नहीं करता। तो उनकी ट्यूनिंग उस रूप में बड़ी अच्छी है। और वही बात है कि उस कम्युनिटी को आप बहुत इमोशन के साथ हैंडल करते हैं। उनको एक ही चीज़ से नफरत है उस कम्युनिटी को, जाट कम्युनिटी को। अगर आपने चैलेंज किया उनको, एरोगेंस दिखाई। हाँ, फिर तो उसके बाद तो वो जो चवन्नी बोलने वाली बात है ना, वो एकदम से आप कह सकते हैं कि इसको आगे तो आप सोचिए ना कि इस टर्म को जब योगी आदित्यनाथ इस्तेमाल करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो उसका जयंत खुद ही जब बोलने लगेंगे माइक पे इस बात को। असल में जयंत का बयान था कि मैं चौन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, उसी को अखिलेश ने बाकी एलाइज जो हैं निश्चित, जैसे अगर पूर्वांचल की बात कर लें तो पूर्वांचल तो एकदम से बीजेपी के लिए चैलेंज रहेगा, बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि कास्ट पे पूरी तरह से सपा स्ट्रॉन्गेस्ट वही है। हाँ, पूर्वांचल में सपा के सारे जून को अगर आप देख लें तो सबसे मजबूत आपको, और पूर्वांचल टफ इलेक्शन होगा बीजेपी के लिहाज से, और उसमें ऐसे एलाइज बाकी तीनों पूर्वांचल के ही हैं सर। भाई आप 2022 निषाद जी, बिल्कुल, राजभर जी और अनुप्रिया पटेल। आप 2022 और 24 के चुनाव भी देखिए तो पूर्वांचल में तो बीजेपी को दिक्कत आई। हाँ सर, बनारस पूर्वांचल में। हाँ, पिछली बार टफ बनाया ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के लिए, और ज़्यादा टफ बनाया। अच्छा, वैसे ट्रेडिशनली बीजेपी के लिए ईस्टर्न यूपी हमेशा टफ रहा है, क्योंकि वहाँ जब से ये तीनों पार्टियाँ फॉर्मेडेबल हुई, सपा बसपा बीजेपी, ट्रायंगुलर फाइट होती है। और सपा बसपा का जो अति पिछड़ा या पिछड़ा वोट है या दलित वोट है, वो बहुत कंसोलिडेटेड है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो इमोशन पर आता है, चला जाता है। केवल जो सवर्ण वोट है वो उसके साथ है, बाकी वोट जो है हर समय उसके साथ नहीं रहता। मोबाइल है। किसी चुनाव में रहता है, किसी में नहीं रहता है। आप देखिए 14 और 17 देख लीजिए, तो फिर आपको लगेगा कि ईस्टर्न यूपी में तो कोई चैलेंज ही नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर आप देखिए 22 में क्या हुआ, 24 में और ज़्यादा क्या हुआ। तो बीजेपी के लिए मुश्किल जो है, अगर पूरे उत्तर प्रदेश का कोई एक क्षेत्र है तो वो ईस्टर्न यूपी है। तो ट्रिक क्या है ईस्टर्न यूपी की? ट्रिक क्या है? तो ये जो इतना भाव ओम प्रकाश राजभर को क्यों दे रही है बीजेपी? ये दिल्ली में मिल लेते हैं और सब इनसे मिल लेते हैं दिल्ली में। जब चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर तब मुलाकात हो जाती है होम मिनिस्टर। उससे भी मजा सोचिए कि पिछले इलेक्शन में जब खिलाफ में थे और रिजल्ट आने के बाद एक सप्ताह के अंदर गृहमंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात दिल्ली में हो गई थी। भाई सरकार बीजेपी की बन गई, सब कुछ हो गया, तब भी मिले थे। अब जैसे आजमगढ़ की बात कर लें सौरभ, गाजीपुर की बात करें, गाजीपुर में मुस्लिम यादव दलित तीनों मिलकर 56% हो जाते हैं। अब बताइए उसके बाद क्या बचता है? आजमगढ़ में वही सिचुएशन। तो पूर्वांचल का कन्फिग्रेशन इस प्रकार से है। जौनपुर का हाल वही है। 7-8 जिले ऐसे हैं जहां 12,000 से लेकर 30-40 हज़ार तक राजभर वोट है। सर कांग्रेस की बात कर ले, 2 मिनट बचे हैं। हाँ 2 मिनट ज़्यादा बच्चे मजाक में ले रहे हैं। नहीं, वो स्मृति ईरानी जी ने मीटिंग की है आज अमेठी को लेकर के, और वो दिनेश सिंह जी कह रहे हैं कि ये कलंक है। कैसे कह देते हैं लोग कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है? राहुल गांधी सांसद दिनेश सिंह ये बात बोले तो कुछ गले के नीचे उतरती नहीं है। अगर कलंक है तो कलंक उन्होंने ही बनाया, मतलब या उन्होंने नहीं, बट उनका भी योगदान, उनके तर्क की बात करें। हाँ। एक सांसद जीत जाता है तो आप कह देते हैं वो बात उनकी तर्क के हिसाब से तो ठीक है कि भाई आपका यहाँ कुछ है ही नहीं। आप ये सांसद की सीट, लोकसभा की सीट भी समाजवादी पार्टी के समर्थन से जीत, सपा खड़ा करते कैंडिडेट तो नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। एक समय तो बसपा भी नहीं खड़ा करती थी, 14 में या 19 में खड़ा किया था,
नहीं तो बसपा भी कैंडिडेट खड़ा नहीं करती थी अमेठी और रायबरेली में। 2014 में कहा गया था कि अगर सपा के कैंडिडेट होते तो राहुल गांधी से मार गए होते। नहीं, बसपा ने 2014 में तो सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह को फोन किया, ये मुलायम सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा है अच्छा कि फोन मदद किया कि मदद की जरूरत है। और ये जो अभी विधायक आया है रायबरेली का मनोज पांडे मुलायम सिंह का बहुत ही चहेता था, बहुत कॉन्फिडेंस का आदमी था। इसको बुलाकर कहा कि सोनिया जी का फोन आया था, मदद करनी है, पूरी तरह से लग जाओ। अब क्या क्या मदद की उसको कभी बुला के पूछिए तो आपको मालूम होगा कि कैसे कैसे और क्या क्या मदद। हालांकि 2024 में मनोज पांडे बीजेपी में आ गए थे और ये दावा किया था कि हम जीतने नहीं देंगे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 4 लाख से जीते थे राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इज्जत दोगे तो साथ आएंगे तुम्हारे, सपा से कह रहे हैं। वो तो लोकल नेता, वो प्रदेश वाले कह रहे हैं। सांसद कह रहे हैं सर, दिल्ली वाले, वो इमरान मसूद। अरे भाई इमरान मसूद उनके दामाद का हो गया ना है, उनके दामाद नहीं, तो लेकिन सपा कुछ में तो चले वजह है, वो रोज सुबह उठते ही चाबी भरते हैं सपा की, रोज सुबह। गए। देखिए कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनको इस काम में लगाया जाता है कि आप बोलते रहो। वो एक पुरानी कहावत है ना कि सेठ से कहो कि जागते रहो, चोर से कहो चोरी करो वाला मामला है। 100 सीट अखिलेश दे देंगे कांग्रेस को। 2017 में तो दे चुके हैं, 108 सीट लड़ी थी कांग्रेस 17 में। अब देंगे कि नहीं देंगे, अब तो 7 जीती थी, हैं? 7 जीती थी। 7 जीती थी और वो जीते थे 48, टोटल 48 सीटें जीते थे लोग मिला करके 7 वो। तो सीटें कितनी देंगे ये अलग बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि भाजपा ने स्मृति ईरानी को उतार दिया है यूपी में। एक बार आप, ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सपा का तो हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं। स्मृति ईरानी का जो कमबैक होना और यूपी में उनको सक्रिय करना, ये एक मैसेज है। और इस पर ध्यान रखिएगा, देवेंद्र ज्यादा बेहतर बताएंगे, मतलब है तो कयास ही मेरा और कुछ नहीं, कि क्या स्मृति ईरानी को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा क्या? अरे सर सही में, अरे अमेठी में गई है, अमेठी किसी कॉन्स्टिट्यूशन बड़े लोग प्रोग्राम खत्म होते होते ही ऐसी बातें करते हैं जिन पर पूरा प्रोग्राम चाहिए। अगर लड़ जाएंगे ठीक है सर अमेठी की विधानसभा सीट से तो फिर चुनाव तो दिलचस्प हो जाएगा। कल सही सर, ये ठीक, कल देखते हैं। आपको एक वो दे दिया मैंने। ठीक, बहुत धन्यवाद सर प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए। फिरोज जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र।